सो हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे शॉर्ट सीरीज़ का टॉपिक है प्रियम्बल, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके अपकमिंग सीरियस एग्जाम में। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो एक पिटिशन फाइल हुई थी रिगार्डिंग सोशलिस्ट और सेकुलर, जो दो वर्ड ऐड किए गए थे थ्रू 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, इसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्योंकि न्यूज़ में था तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन इससे प्रियम्बल से बन सकता है, इसलिए प्रियम्बल को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ उसके PYQs भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके CDS या फिर CAPF एग्जाम में, उनको भी कवर करेंगे, जैसे कि हमने हर शॉर्ट के लेक्चर में किया है। और बाकी अगला शॉर्ट के लेक्चर किस टॉपिक पे होना चाहिए वो आप कमेंट में बताइएगा, बिकॉज हम अपनी शॉर्ट सीरीज़ में उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि आपके एक सीरियस एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं और बहुत ही छोटे वीडियोस में उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, विद PYQs। तो शुरू करते हैं। प्रियम्बल की सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें तो ये सभी को पता है कि भाई इसको हम समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है दैट इज़ कि इसको किसने ID कार्ड बोला था, इसको किसने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था। तो जब हम बात करें अगर ID कार्ड की, तो ये बोला था NA पालखीवाला जी ने। ठीक है, NA पालखीवाला जी ने। वहीं अगर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की अगर बात करेंगे तो KM मुंशी जी ने। KM मुंशी जी वही हैं जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे, बिकॉज हमारे आपको पता है 8 मेजर कमिटीज़ एंड 13 माइनर कमिटीज़ बनी थी इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे, साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें 7 मेंबर थे, तो उनमें से एक मेंबर ये भी थे KM मुंशी जी। प्रियम्बल की अगर बात करें तो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद इसको बनाया गया था। बिकॉज आप खुद सोचिए ना, जब आप बुक लिख रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप बुक लिख रहे हैं, तो आप उसका इंडेक्स पहले तो नहीं बना सकते हैं ना, राइट। और प्रियम्बल की जब हम बात करेंगे तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं हिंदी में, इससे डिराइव हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव यार ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो ये आपका आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 में। और कौन लेके आया था इसको, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर 1946 को। देन इसके बाद 22 जैन ऑफ 1947 को इसको किया गया था अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रियम्बल, क्योंकि काफ़ी सारी हमें जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो देखने को मिलती हैं उद्देश्य प्रस्ताव में, वही प्रियम्बल में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को तो तब लाया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी उसकी, तो उसी के कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को इसको लाया गया, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जैन 1947 को। एंड प्रियम्बल को जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद इसको बनाया गया था। अब इसमें प्रियम्बल से हमें 4 चीज़ें पता चलती हैं: कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, उसका नेचर, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बात करें सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग ही संविधान की शक्ति का स्रोत हैं। दीज आर दी सोर्स ऑफ पावर टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, हु पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या है? ये इसका नेचर है। किसका नेचर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, जहाँ पर सॉवरेन का मतलब ये है कि हम, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट है अपने आप पे, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अपने डिसीजंस को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि भाई काइंड ऑफ इक्विटी से रिलेटेड है ना, कि ये काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हमने USSR से लिया है, स्टाइल जो USSR है जो अभी रशिया है आपका, कि यहाँ पर मेजर जो शेयर होल्डिंग होगी वो पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी। पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होगी। ठीक है, इट इज़ ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म। सोशलिज्म भी डिफरेंट तरह का होता है, गांधीयन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, लेकिन उसके हम डेप्थ में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सेक्युलर की अगर बात करें तो आपको पता है कि किसी हमारी कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, हमारे कंट्री में सभी धर्मों को इक्वल मान्यता दी गई है और इसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। सेक्युलरिज्म 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वो होता है जहाँ पर स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रिलीजियस मैटर्स में। स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 में लिखा हुआ है। नहीं समझ में आता है आपको तो मैं सिंपल समझ लो, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पॉजिटिव होता है जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इंडिया में किस तरह का है? इंडिया में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है। वहीं अगर आप USA में जाओगे तो वहाँ नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है।
देन आ जाते हैं, और हाँ अभी ये बाकी आपका डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक जैसे कि अब्राहम लिंकन जी ने डिफाइन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जिसमें कि गवर्नमेंट में लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिपब्लिक की अगर बात करेंगे तो रिपब्लिक के दो मतलब होते हैं। तो एक मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और एक जब हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे तब आपको करना होगा उसको गेस। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है। आई होप ये लिखने की ज़रूरत तो मुझे नहीं होनी चाहिए कि भाई जो हेड होता है वो कैसा होता है, वो इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। अब हेड इलेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि कंट्री में, हमारी कंट्री में हेड कौन है, मुखिया कौन है हमारे देश का, तो वो प्रेसिडेंट है। वो बात अलग है कि वो डी ज्यूरे हेड है कि डी फैक्टो हेड हम प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, बिकॉज वो गवर्नमेंट का हेड होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंट्री के हेड की बात करें तो इट इज़ प्रेसिडेंट। तो वो इलेक्टेड है प्रेसिडेंट, भले इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो लेकिन है तो इलेक्टेड ही ना, तो वो रिपब्लिक है फिर। लेकिन अनलाइक यूके, बिकॉज यूके में आपको पता है कि वहाँ पर एक क्वीन या फिर किंग होता है क्या, हेड ऑफ द कंट्री, तो वो रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, लेकिन हम रिपब्लिक हैं। देन आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह का दिया हुआ है। जस्टिस प्रियम्बल में 3 तरह का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बनता है कितने तरह का और कौन कौन सा है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने तरह का दिया हुआ है, तो 5 तरह का दिया हुआ है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड लिबर्टी विचार की होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। लिबर्टी है कि एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, लिबर्टी का मतलब है कि भाई किसी पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए हैं। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो ये 2 तरह का है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। इक्वालिटी मतलब ये तो दो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, कि भाई कितने तरह का है, ठीक है, और कौन कौन सा, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। और फ्रेटर्निटी जिसको हम बंधुत्व तो बोलते हैं, भाईचारा बोलते हैं, श्योरिंग द डिग्निटी एंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। देन चौथा कंपोनेंट है जहां पर ये दिया हुआ है कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड दैट इज 26th डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, तो ये डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं, डेट ऑफ एनफोर्समेंट नहीं। तो अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट आपसे पूछेगा, ठीक है, फिर डेट ऑफ एनफोर्समेंट आपसे पूछेगा, तो आंसर क्या होगा, 26 जैन 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक बने एक तरह से, और यानी कि जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, बिकॉज इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। लेकिन कमेंसमेंट या फिर एनफोर्समेंट हुआ था 26 जैन 1950 को, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स या लागू किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। वहीं पे मैं आपको 2 और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताऊंगा। 2 कंपोनेंट बचे हैं अभी। एक तो ये है अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, और दूसरा है रिगार्डिंग जो केसेस हुए थे इसको लेके, वो अभी। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चंस करते हैं, साथ ही साथ उनको भी कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग, और आप साथ साथ नोट करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि अब आपको बताना है, अभी तक तो मैंने आपसे पूछता ही था कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। अब आप कॉमेंट सेक्शन खोल के रखिए। क्वेश्चन दिखा 88, जैसे 88 है, अब उसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, फिर ये आपका 138, उसका आंसर कर दीजिए। और कमेंट एडिट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट कर दिया सो कर दिया, वो एडिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये एक्टिविटीज सबको करनी बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया? बहुत आसान सा है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। और तो बाकी तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या, क्योंकि यार हम टॉपिक नहीं कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। नहीं तो यहाँ पर हम चीज़ें और भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, चेयरमैन थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर बैठती थी तो जीवी मावलंकर उसके हेड हुआ करते थे। खैर, विद रिगार्ड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। The words socialist, secular were not originally part of the preamble of the Constitution. Preamble states the objects of the Constitution. The preamble is enforceable in a court of law. A republic refers to the people as the source of all authority under the Constitution. ठीक है, तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या? इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि प्रियम्बल में कितना क्या अमेंडमेंट अभी तक हुआ है। ठीक है, तो समझ लीजिए प्रियम्बल, एक सेकेंड, जो प्रियम्बल है, ठीक है, preamble has been amended only once. Preamble has been amended only once. सिर्फ एक बार ही
इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और वो कौन सा अमेंडमेंट है? दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां नंबर संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं। वो 3 वर्ड्स कौन से हैं जिनको आप सिस या फिर ISS करके याद कर सकते हैं? आपका सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। सोवरेन को नहीं जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिस में 2 बार ऐसा आ रहा है, तो उसमें सोवरेन से कंफ्यूज मत कर जाइएगा। तो 42nd अमेंडमेंट से हमने 3 वर्ड्स को जोड़ा है, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर को। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट, ठीक है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, हमसे पूछा नॉट करेक्ट। भाई मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हारी भलाई के लिए ही। वो विनती ये है कि प्लीज़ प्लीज़ जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो नॉट का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। गच्चा खाते हैं लोग इस पर, मैं भी खाया हूँ, ठीक है। आप ना खाएं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा दुख होता है इसमें। नॉट को या तो अंडरलाइन कर लीजिएगा जैसे ही आए, जहाँ नॉट दिखे, ठीक है, कि अभी पहला दिखाओ हाँ हाँ सही तो है, तुम्हें लग रहा होगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, वहाँ का हम अंधे थोड़ी ना हो जाएंगे, इतना तो पता है यार। नहीं पता है, जैसे हमें लगता है ना कि अरे ये तो हमें याद ही रहेगा, जैसे कि कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग पढ़ते पढ़ते आती हो कि यार ये काम करना है, फिर है ना, तो आता होगा दिमाग में कि यार नोट कर लेते हैं, लगता है नहीं यार ये तो याद ही रहेगा, फिर वो याद रहता नहीं है। तो इसी तरह वो भी नोट को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, तो उसको डब्बा बना लिया सो दैट कि वो आप भूले नहीं, ठीक है। यहाँ पर बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही है। प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, गलत है। ये क्या सर, प्रियम्बल एनफोर्सेबल नहीं है, प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल लिखा है ना, तो गलत है, क्योंकि प्रियम्बल नहीं एनफोर्सेबल है। क्यों एनफोर्सेबल नहीं? इसका मतलब क्या है कि प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसमें तो ये लिखा हुआ है, ये जो स्टेट है या फिर जो गवर्नमेंट है वो कर क्यों नहीं रही है। जैसे कि हमारे DPSP एनफोर्सेबल है, तो DPSP भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटी तो वो भी नहीं है। हाँ, अपने आप में इन्फोर्सिएबल नहीं फंडामेंटल ड्यूटी है, लॉ बना के वो हम कर दें वो अलग बात है, लेकिन इन इटसेल्फ इज़ नॉट एनफोर्सिएबल, ठीक है। तो DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी और प्रियम्बल ये अपने आप में एनफोर्सिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल नेचर के हैं, ठीक है। तो अब रिपब्लिक रेफर्स टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिपब्लिक का एक मतलब मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि हेड ऑफ द जो कंट्री होता है वो इलेक्टेड होता है, और दूसरा क्या है कि पीपल ऑफ जो है वो सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी का जो सोर्स है वो लोग हैं देश के। आगे क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, 14 नवंबर, 17 अक्टूबर, 26 जैन या 26 नवंबर। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट तो इस दिन हुआ था, ठीक है, लेकिन एनफोर्स या कमेंस हुआ था 26 जैन 1950 को, ठीक है, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। और जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, एनफोर्स का मतलब ये है कि जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब एक साथ 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। लेकिन कुछ प्रोविजंस थे, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दी सिटीजनशिप, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये सारे चीज़ों को लेके जो प्रोविजंस थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, इन्फोर्स हो गए थे, जो बहुत ज़रूरी थे। बाकी पे जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा 26 जैन को हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट से क्या नहीं जोड़ा गया था? तो सिस को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट था, सेक्युलर था, इंटेग्रिटी जोड़ा गया था, डिग्निटी को नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पर भी क्या था? नॉट था। ये चीज़ ध्यान रखना है अपन को। थ्रू द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग वॉज और वर इंसर्टेड इनटू द प्रियम्बल। तो किसको इंसर्ट किया गया था? 1, 2 पढ़िए, कमेंट में आप खोल ही रखा होगा, 102 का लिखिए, 1 ओनली, A है, B है, C है, D है, क्या है? तो देखें तो अगर हम लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, मतलब ये बोल रहे हैं कि पहले लिबर्टी था थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ और वर्शिप का नहीं था, जिसको बाद में ऐड किया गया। कुछ ऐसा मैंने बताया, क्योंकि मैंने बताया एक ही अमेंडमेंट हुआ है, मैंने आपको बताया एक ही अमेंडमेंट हुआ है, और उसमें मैंने बोला सिस को जोड़ा गया है, तो फेथ और वर्शिप कहाँ से आ गया? ये तो पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, बिल्कुल सही है। सिस में हमने देखा था ना, आई का मतलब इंटीग्रिटी है, तो इंटीग्रिटी को तो जोड़ा ही गया था 42nd अमेंडमेंट से, यानी कि 2 ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ व्हाट वॉज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जैन 1950 को? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर सॉवरेन सोशलिस्ट
सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 को हम क्या थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको अमेंडमेंट को या रिकॉल करना पड़ेगा कि जो 42nd अमेंडमेंट है वो 1976 में हुआ था और उससे जोड़े गए थे सोशलिस्ट को, सेक्युलर को और इंटेग्रिटी को। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। सॉवरेन सेक्युलर, सॉरी सेक्युलर भी नहीं हो सकता, सेक्युलर है यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, पहला वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे सॉवरेन नहीं है, जबकि सॉवरेन तो था। ठीक है, और ये 42nd अमेंडमेंट बाद में हुआ था 1976 में। और तो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको 2 चीज़ें बताने के लिए बोला था, एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे लगे हाथ। दैट इज़ कि ये बात आई थी, एक केस हुआ था बेरूबारी यूनियन केस, 1960 की बात है, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जो है is not a part of constitution, not a part of constitution, and because it is not a part of constitution, hence it cannot be amended, उस पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी सेम चीज़ को उसने अपने केबीसी, केशव नंदा भारती केस 1973 में रिवर्स कर दिया और बोला ठीक है ऑपोजिट ऑफ इट, इसका पूरा ऑपोजिट लिख नहीं रहा हूँ, यानी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट एंड इट कैन बी अमेंडेड। इसीलिए 1976 में अमेंडमेंट हो गई है 42nd अमेंडमेंट वाला। ठीक है, और इसी सेम चीज़ को रीअफर्म किया, यानी मतलब कि सही ठहराया LIC केस में। LIC केस कब हुआ था? ये LIC केस हुआ था 1995 में। तो इसमें इस चीज़ को रीअफर्म किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट? गलत कौन सा है? एक सेकंड में देख लेता हूँ कौन सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो वो वाला होमवर्क के लिए हो जाएगा, ये वाला ही करवा देते हैं। नॉट करेक्ट कौन सा है? द टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली। बात सही है कि सेक्युलर नहीं था, सेक्युलर को तो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा। प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय इटसेल्फ द प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी सही है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन नॉट be considered as an aid to the legal interpretation to the constitution where the language is ambiguous। तो लैंग्वेज जहाँ ambiguous है, जहाँ मीनिंग उसका क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर प्रीएम्बल को कंसिडर किया जा सकता है एज एन एड। ये बोल रहा है कंसिडर नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपने नई चीज़ सीखी क्या, कि सुप्रीम कोर्ट भले भले आपके चाहे वो DPSP हो चाहे प्रीएम्बल हो, प्रीएम्बल ध्यान रखिएगा, प्रीएम्बल जो होता है, ठीक है, प्रीएम्बल is neither a source of power, neither a source of power, nor restrictions on the power, nor restrictions on the power to the government। ये ना तो गवर्नमेंट को पावर देता है ना तो छीनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वो नॉन जस्टिसिएबल है अपने आप में, लेकिन उसको कंसिडर किया जा सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट अगर वो किसी केस से डील कर रहा है और किसी चीज़ का मीनिंग एम्बिगुअस है तो। ठीक है, किसी लॉ की वैलिडिटी को चेक करने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट DPSP को चेक कर सकता है, अपने आप में वो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन फिर भी DPSP की हेल्प ली जा सकती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कोई लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को चेक करने के लिए। ठीक है, उसको कंसिडर किया जा सकता है। बाय इटसेल्फ प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, सही है। प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता है, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ है, ये केशव नंदा भारती केस में निकल के आया था, है ना, बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट में 65 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट? ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइन मेंशन इन द प्रीएम्बल, द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल सिंस द बिगनिंग। तो आई थिंक आप कर लेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। बाकी अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। एंड मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, बिकॉज काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशंस पता नहीं क्यों जाते नहीं हैं इसलिए। ठीक है, थैंक यू।